हेलो दोस्तों। चलो, हम पिछली क्लास में राष्ट्रीय हित पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम राष्ट्रीय चरित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है राष्ट्रीय चरित्र, इसको थोड़ा सा देख लो। राष्ट्रीय चरित्र किसी का भी, राष्ट्र का, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर क्या होता है, उसका चरित्र क्या होता है। तो जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, वो क्या होता है, आपको इस विषय पर 1 मिनट सोचना चाहिए। किसी भी विषय पर कोई भी टॉपिक आए, सबसे पहले आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या है। बस अगर आप इस पहली प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ गए ना, तो आप इसके अंदर जो भी डायमेंशंस आने वाले हैं सबको फुलफिल करोगे। बस केवल एक चीज है, अगर आप इसको समझ गए क्या है। और दूसरी चीजें, अगर जो चीजें थोड़ी एनालिटिकल है, उसको अगर क्या से ऊपर उठकर क्यों है समझ गए तो और भी बहुत अच्छी चीज है। ठीक, चलो। हाँ, तो राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर क्या होता है, या किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर क्या होता है। अगर हम केवल मोटी मोटी बात करें कि क्या होता है किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, तो कैरेक्टर किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, आए बात समझ में, वो कैसा एक्सप्रेस करता है, क्या उसके विचार है, उसका आचरण कैसा है, कैसा रहता है, वो लोगों से मिलता है, क्या बात करता है, सारी चीजें जो हैं हमें दिखती है, वो उसके कैरेक्टर को कहते हैं, हम उसके चरित्र को कहते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को अच्छा बोलें तो उसके पीछे कारण होते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को बुरा बोलें उसके पीछे भी कारण होते हैं कि उसमें ये आदतें हैं, ये बुरे विचार हैं, ऐसी वो हरकतें गलत करता है इसलिए बुरा है। या किसी व्यक्ति को जब हम अच्छा कहते हैं तो वो अच्छा कहते हैं इन द सेंस उसका चरित्र की हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, ये बात हम कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है, उसके ये विचार बहुत अच्छे हैं, ये काम बहुत अच्छे करता है, ये आचरण उसका बहुत अच्छा है, ऐसे वो व्यवहार करता है, बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम कहेंगे कि वो अच्छा है। क्लियर, मतलब उसका चरित्र अच्छा है कुल मिला के। बस ये बात समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखें कि चरित्र क्या होता है। तो अगर हम उसका डेफिनेशन देखें तो देखते हैं, किसी राष्ट्र के लोगों का सामान्य जो चीजें रहती है, जैसे आदतें, गुण, उसका दृष्टिकोण मतलब नजरिया, और विचारों के समूह को जो है राष्ट्रीय चरित्र कहा जाता है। समझ रहे हो, किसी राष्ट्र के लोगों के सामान्य आदतें, गुण, दृष्टिकोण, व्यवहार, आचरण, सारी चीजें और उसके विचार का जो ग्रुप होता है, इन सब चीजों का कंबाइंड को हम राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखो। ठीक, चलो। किसी राष्ट्र के लोगों, और अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करें तो देखो, किसी राष्ट्र के लोगों के सोचने, महसूस करने, धारणाओं, आदतों, व्यवहार करने के विशिष्ट तरीके, समझ रहे हो, की व्याख्या ही राष्ट्रीय चरित्र है। इसको अच्छे से समझो। देखो क्या है, किसी राष्ट्र के लोगों के क्या सोचते हैं वो, क्या महसूस करते हैं वो, क्या धारणाएं मान्यताएं बना रखी हैं, क्या उनकी आदतें हैं, क्या उनके व्यवहार हैं, उसके विशिष्ट तरीके, इन सब चीजों के विशिष्ट तरीके, मतलब हर व्यक्ति का, या थोड़े ऊपर उठ के बात करें, ब्रॉड लेवल पे अगर बात करें तो किसी राष्ट्र का, ठीक, की व्याख्या अगर हम करते हैं तो वही राष्ट्रीय चरित्र है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर। तो अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में जाएं तो किसी राष्ट्र के लोगों के सोचने, महसूस करने, धारणाएं, आदतें बनाने, व्यवहार करने के विशिष्ट तरीके को जो है हम अगर उसकी व्याख्या करें तो उसको राष्ट्रीय चरित्र कह देंगे। राष्ट्रीय चरित्र को अगर इसी चीज को हम व्यक्ति विशेष पर लागू कर दें, किसी व्यक्ति विशेष पर लागू कर दें, तो उसको जो है हम व्यक्ति का चरित्र कह देंगे। अगर किसी राष्ट्र विशेष पर लागू कर दें तो उसको हम जो है राष्ट्रीय चरित्र कह देंगे। इसको, इतनी बात अगर आ गई हो समझ में, तो इस टॉपिक को समझने में अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। चलो ठीक, अब देखो इसके उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे
राष्ट्रीय चरित्र या कैसे व्यक्ति का चरित्र रहता है। तो अगर हम भारत की सबसे पहले बात करें, क्योंकि हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, तो सबसे पहले हमको हमारे देश की बात करनी चाहिए। भारत के लोग उदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी धर्म, संस्कृति, परंपराओं का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक, इसलिए हम उदार होते हैं। अमेरिका के लोग इनोवेटिव होते हैं, नवाचार करते हैं वो, ठीक, उनकी प्रकृति है वो, मतलब एक सामान्यकरण है ये। हर व्यक्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी राष्ट्र में कहीं भी तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी सामान्य है, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। दक्षिण कोरिया के लोग परिश्रमी होते हैं, रूस के लोग उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं। तो ये एक सामान्य समझ है, सामान्य चरित्र को दर्शाता है, ठीक, मतलब समझ रहे हो आप कि अगर हम किसी का बहुत मोटा मोटा अध्ययन करें तो ये वाली चीजें हमें हमको देखने को मिलती हैं, समझ रहे हो। तो ये वाली चीजें सामान्यकृत चरित्र हैं कि भारत के मैक्सिमम लोग बहुत उदार हैं, टॉलरेंट है, सहिष्णु है, ठीक है, बहुत हद तक जो है आध्यात्मिक प्रकृति के जो दार्शनिक चीजें हैं उनको समझते हैं, ये सारी चीजें, ठीक। अमेरिका के लोग इनोवेशन करते हैं, इनोवेटिव रहते हैं, नए नए जो है काम करते रहते हैं। जापान जो दक्षिण कोरिया के लोग हैं बहुत परिश्रमी रहते हैं, ठीक, हार्ड वर्क बहुत करते हैं। रूस के लोग उत्साही और साहसी, ये केवल बताने के लिए, इनको नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक। अब देखो हम एक बार और फिर से समझने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय चरित्र को क्या है। राष्ट्रीय चरित्र राष्ट्र के लोगों के मनोवैज्ञानिक, मतलब जो साइकोलॉजिकल वो सोचते हैं, वो मनोवैज्ञानिक लक्षणों का, कोई भी मनोवैज्ञानिक लक्षणों का वह समूह है जो किसी राष्ट्र के लोगों की विशेषता है, जो उन्हें अन्य राष्ट्रों से अलग करता है। मतलब हर राष्ट्र के लोगों की कुछ कॉमन टेंडेंसीज होती हैं, कुछ कॉमन जो है वो उनका कैरेक्टर होता है, कुछ व्यवहार, बिहेवियर जो है बहुत कॉमन रहता है, उस आधार पे वो दूसरे राष्ट्र के लोगों से अलग होते हैं। जैसे कुछ धारणाएं, मान्यताएं, कुछ विश्वासों के आधार पर आप अमेरिका के लोग भारत के लोगों में अंतर कर देंगे। अगर हम स्किन के कलर और भाषा के आधार को छोड़ भी दें तो भी दो लोगों के सामान्य व्यवहार से हम उसको जो है अलग कर देंगे कि ये व्यक्ति थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। तो उसमें कहीं ना कहीं उस राष्ट्र का, उस राष्ट्र की संस्कृति का रोल रहता है। समझे इस बात को। चल, फिर राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन करते हैं तो उसका कुछ विश्लेषण निकलता है, ठीक है। दो लोगों ने जो है अध्ययन किया था, उस अध्ययन में कुछ चीजें पाई गई थी, तो उसका एक विश्लेषण है मोटा मोटा, उसको थोड़ा सा समझ लें आप। क्या है समाजीकरण। तो राष्ट्र के चरित्र निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है और समाज में पला बड़ा होता है, उसको जो अपने संस्कार, संस्कृति कहाँ से मिलते हैं, सब अपने समाज से ही मिलते हैं। तो वो जो भी कुछ सीखता है, जैसा व्यवहार करता है, जैसा आचरण करता है, वो सब कहाँ से आता है, वो सब उसके समाजीकरण से आता है। जो उसकी आदतें बनती है सब कुछ वहीं से आता है। समाज के लोगों द्वारा आदतों का एक समूह प्राप्त कर लेना होता है। जैसे हम बात करें समाजीकरण से हमको क्या मिला है, हमारे समाजीकरण से हमको मिला है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। हमारे कोई बड़े हैं तो हम उनके पैर छू लेते हैं। ये कहाँ से मिला है आपको, हो सकता है डायरेक्टली कभी किसी ने सिखाया नहीं हो या घर वालों ने कभी एक दो बार बोला हो, लेकिन आप देखते हैं कि आपके पिताजी भी उनसे कोई बड़े हैं तो वो उनके पैर छूते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप भी अपने बड़ों के पैर छूते हैं, ठीक है। तो ये हमको समाजीकरण से मिला हुआ है। पालन पोषण, ये भी समाजीकरण का ही एक भाग है। हम जो पालन पोषण करते हैं बच्चों का, जिस प्रकार का खान पान, घर का माहौल होता है, उस हिसाब से बच्चे में जो है वैसे चरित्र का निर्माण होता है, वैसा वो व्यवहार करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उस घर के पुरुष भी बाहर की महिलाओं का भी सम्मान नहीं करते हैं। तो ये एक समस्या आती है, क्योंकि उनका पालन पोषण, उनका जो परिवार का माहौल है वो वैसा नहीं रहा। या जैसे मान लो कि घर में किसी के व्यक्ति के बहुत गाली गलौज होती है, तो वो व्यक्ति बाहर भी बहुत सभ्य तरीके से बात करने में अपने आप को अनुकूल महसूस नहीं कर पाएगा। कारण है उसका, क्योंकि उसका पालन पोषण ही वैसे तरीके से हुआ है। इस बात को समझे, ठीक। चल,
समझ गए? तो बच्चों का जो विकास होता है वो इस पालन पोषण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक, चलो, जैसे हम कहते हैं ना कि घर ही पहली पाठशाला है, तो उसका मतलब ये है कि वहीं से हम सीख रहे हैं। ठीक, चलो, राष्ट्रीय संस्कृति, तो जो नेशनल कल्चर होता है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संस्कृति होती है, वो तो बिल्कुल आधार है। वो आपके पालन पोषण का और समाजीकरण दोनों का आधार क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति। तो हर देश की राष्ट्रीय संस्कृति जो है अलग होती है, समझ रहे हो? तो उसको जो है कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मिली होती हैं, समझ रहे हो? तो वो चीजें वहां से आती हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय संस्कृति, चरित्र निर्माण हेतु जो आधारभूत है, बिल्कुल बेसिक चीज है, वो है राष्ट्रीय संस्कृति। जैसे हम जो है इतने उदार, इतने आध्यात्मिक प्रकृति के, इस नेचर, प्रकृति, भगवान में भरोसे करने वाले क्यों है? क्योंकि जो है हमारे धर्म, हमारी संस्कृति ने हमको ऐसा बनाया है। ठीक, चलो, क्रमिक विकास, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा हुआ व्यवहार है, मतलब जो हमें हमारे पिता, दादा और जो पूर्वजों से मिला हुआ है, वो व्यवहार भी हमारे चरित्र निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है विश्लेषण था, इसको एक सामान्यकरण करने के लिए जो हमको समझ बनाने की जरूरत है, इन सब तत्वों के आधार पर उनको देख सकते हैं। क्लियर है? चलो, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के क्या कारक है, कैसे बनता है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, या कौन कौन सी चीजें इसमें मैटर करती हैं, उनको देख लो। कौन कौन सी चीजें मैटर करती है? संस्कृति, तो बताया कि संस्कृति किसी राष्ट्र की लोगों के चरित्र या राष्ट्रीय चरित्र बनाने में वहां की संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें संस्कृति के निर्माण में भी जो चीज इसके मूल में होती है, वो होती है वहां की भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं के आधार पर संस्कृति बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि किसी क्षेत्र विशेष में शाकाहार वहां का मुख्य शिष्टाचार है, मतलब नॉर्मल जन सामान्य में या सामान्य जीवन में बहुत ज्यादा प्रचलित है शाकाहार। इसका क्या कारण है? तो इसका यह कारण है कि वो जो है बहुत ठंडा प्रदेश नहीं होगा, बहुत गर्म प्रदेश नहीं होगा, वहां जो है नॉर्मल सामान्य जलवायु पाई जाएगी, जिससे वहां हरी सब्जियां या जो खाने की अन्य चीजें मांसाहार से इतर पर्याप्त रूप से मिलेंगी, तो उनको बहुत ज्यादा मांसाहारी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जो संस्कृति निर्माण होती है, उसके भी मूल में कहीं ना कहीं भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। क्लियर है? चलो, पर्यावरण, तो पर्यावरण भी अनुकूल बनाता है राष्ट्रीय चरित्र को लेकर। ठीक है, जैसे मान लो एक बहुत छोटी सी बात करते हैं, भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आता है, मतलब कुछ हिस्सों में जो है ठंडी चीजें भी है, मतलब ठंडे प्रदेश भी है और बहुत गर्म प्रदेश भी है। आई बात समझ? बहुत कॉमन फैक्टर है कि हम जो है लोगों से, अब आजकल बहुत कल्चर हो गया क्योंकि वेस्टर्न के आने के कारण हम हाथ मिलाने लगे हैं, तो हमारे यहाँ जो चलता है बहुत ज्यादा नमस्कार, मतलब हाथ जोड़ के हम अभिवादन करते हैं। ठीक, तो ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो गया, इसको हम पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, अब वेस्टर्न में क्या कल्चर है कि वहां ठंडी बहुत पड़ती है। ठीक, जो ठंडे इलाके हैं उनमें क्या होता है, हाथ मिलाने की परंपरा कैसे बनी कि वो हाथ को गर्म रखते हैं और जो है अपने कोट में डाल के हाथ रखते हैं, हाथ गर्म होते हैं और एक दूसरे से जो है हाथ मिला के एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ठीक, तो मतलब समझ रहे हो तुम कि कितनी छोटी सी चीज है हाथ मिलाना, हाथ जोड़ के अभिवादन करना, या कहीं गले लगने की प्रथा है, तो अलग अलग देशों में है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पर्यावरण, उसकी ज्योग्राफी जो है वहां को मान्यता देती है। अब जैसे हम बात करें कि कोई रेगिस्तान का क्षेत्र है, तो वहां अगर कहीं छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो उनको बहुत मान्यता दी जाती है। ये पर्यावरण पर डिपेंड करेगा कि भाई पर्यावरण में के जो तत्व हैं, जैसे शुद्ध वायु हो गई या पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्यों? क्योंकि वहां के पर्यावरण की नीड होती है वो। जैसे मान लो कोई सऊदी अरब में, इराक, ईरान में पेड़ों से बहुत प्रेम करता हुआ मिल जाएगा आपको, कारण कारण वहां है नहीं ना वहां। ठीक, जैसे भारत में, भारत की संस्कृति में पूजा जाता है पेड़ों को, हर हमारे यहाँ हर पेड़ में कोई अलग भगवान निवास करते हैं। उसका क्या कारण है कि हमारी संस्कृति जो है पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति पूजक है। क्यों? क्योंकि हम उनको जो है अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं,
जो प्रकृति को हम मानते हैं कि ये पंच तत्वों से बनी हुई है, उसमें पेड़, जल, वायु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो पर्यावरण जो है किसी देश की संस्कृति निर्माण में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, जो आनुवांशिकता होती है मतलब पूर्वजों से आपको किस प्रकार का चरित्र मिला हुआ है, वो चरित्र आपके व्यवहार में आता है, और वो चरित्र आपके जो आनुवंशिकता के द्वारा जो व्यवहार आपको मिला है वो आपके चरित्र को निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुभव, तो जीवन के जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, हुए हैं, उनके द्वारा जो है आपके चरित्र का निर्माण होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान्यताएं, तो ये संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है। जो आपके मान्यताएं, विश्वास, भरोसा है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके चरित्र में। ठीक, आप जैसे मान लो कि ऐसा विश्वास अगर आप कर लें कि जो है मरने के बाद कुछ नहीं बचता, कुछ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कर्मों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मानेंगे कि जो है कि आपका जीवन में कुछ नीरसता आ जाएगी, कि आप ये भी सोचेंगे कि हम कर्म क्यों करें, मतलब उसका कोई फल नहीं मिलता, ठीक है, जो है सब भाग्य पे निर्भर है, या मरने के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमको डिसाइड करती हो कि आप अच्छे कर्म करे हो कि बुरे कर्म करे हो, स्वर्ग में है कि नरक में है कि नहीं, चीजें वो अलग बात है, वो मैटर ही अलग है। लेकिन आप उसके कारण जो है हम्बल बनते हैं, आप अच्छे बनते हैं। जैसे आप ये सोचें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको देता हूं कि आप ये सोचें कि आप ये माने कि यार भगवान सब देख रहा है, तो आप ये मानेंगे कि आप गलत काम करने में कम से कम एक बार जरूर सोचेंगे कि यार कोई हमें देख रहा है, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो मतलब ये केवल मानने की बात है, कोई नहीं मानेगा तो वो बहुत निडरता के साथ गलत काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप मानेंगे कि कोई है नहीं है, वो मैटर अलग है, लेकिन अगर आप मानेंगे, आपका विश्वास है कि कोई है, आप कोई आपको देख रहा है, तो आप गलत काम करने में झिझकेंगे या जो है गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई हमें देख रहा है। ठीक, तो वो भगवान की संकल्पना है या ऐसे किसी भी व्यक्ति की संकल्पना है, एक महाशक्ति की संकल्पना है, उसको लेके चलेंगे तो वो चीजें भी मैटर करती हैं। चलो, इनको थोड़ा डिटेल में समझा, ये लिखा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, चलो, तो जो राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के जो कारक हम देख रहे हैं, उनका अध्ययन किसने किया है? तो इस चैप्टर के लिए ये दो थिंकर्स याद रखने हैं आपको, रूथ बेनेडिक्ट और मीड। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट है और मीड है, इन दोनों व्यक्ति को याद रखना है। अगर कहीं भी इनकी हिसाब से परिभाषा लिख दो, वर्गीकरण लिख दो, तो ये जो है ना थिंकर्स लिखने से क्या होता है, आपकी पेपर में, कॉपी में ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक, अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलो, तो जो रूथ बेनेडिक्ट है और मीड है, उन्होंने अध्ययन करके बताया कि ये चीजें प्रभावित करती, ये कारक है। ठीक, देखो, तो संस्कृति, संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय चरित्र से पहले राष्ट्रीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए। ये बेनेडिक्ट और मीड बोल रहे हैं कि भैया आपको अगर किसी व्यक्ति का चरित्र का अध्ययन करना है, किसी व्यक्ति को जानना है, तो आपको मोटा मोटा ज्ञान होना चाहिए कि वहां की देश की संस्कृति क्या है। हम बहुत सामान्यकरण कर सकते हैं अगर हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति किस देश का है। जैसे जनरली आप अपने गांव में भी थोड़ा कल्चर रहता होगा, जो गांव के हैं, शहर के हैं, वो एक शहर विशेष के व्यक्ति, जैसे मध्य प्रदेश में तो बात करें कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग कल्चर है, जैसे बुंदेलखंड है, तो हम उस क्षेत्र के व्यक्ति की एक सामान्य मानसिकता बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इस भाषा में बोलता है, कुछ मानसिकता ऐसी है। समझ रहे हो? तो वो उसकी संस्कृति को झलकाता है। समझ रहे हो? तो एक सामान्यकरण हम बता सकते हैं, अगर वो व्यक्ति पता चल जाए किस राष्ट्र का है, किस क्षेत्र का है, तो उससे भी बहुत कुछ अंदाजा लग सकता है। राष्ट्र जो संस्कृति है वो हमारे चरित्र को, और चरित्र जो है संस्कृति को प्रभावित करता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे? भाई जैसी आपकी संस्कृति होगी वैसा ही तो आपकी जो नई पीढ़ी है उसका चरित्र निर्मित होगा ना। जैसे आज हम अपने घर परिवार समाज में जो चीजें देखते हैं उन्हीं को तो अडॉप्ट करते हैं ना। और अगर जो है हम देखें कि
जो व्यक्ति करता है, जो चरित्र है वो दिखाएगा, उसी से तो संस्कृति निर्मित होगी ना। जैसे मान लो कि एक ग्रुप में, एक परिवार के, गांव के लोग कुछ विशेष मान्यताएं मानते हैं, तो वहां की संस्कृति वैसी बन जाएगी, समझ रहे हो। तो और इसको बड़े लेवल पे देखें तो ये राष्ट्रीय लेवल पे भी हो जाएगी। ठीक, चलो। समाज के लिए संस्कृति वही है जो व्यक्ति के लिए स्मृति है, मतलब हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो वही है जो हमारे राष्ट्र के लिए संस्कृति, हमारे समाज के लिए संस्कृति है। मतलब संस्कृति, समाज भी जो है अपनी संस्कृति को संजो के रखता है ना, याद रखता है। जैसे हम अपनी स्मृतियों को संजो के रखते हैं, वैसे ही इसमें भी वैसा होता है। ठीक, चलो। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक चरित्र में परिवर्तन उत्पन्न करता है। अगर आपके समाज में कोई बहुत परिवर्तन आता है तो वो आपके चरित्र में जो है परिवर्तन उत्पन्न करता है। जैसे कैसे बताता हूं, कैसे, तो ये ऐसे आपको दिखेगा कि आप जो है, जैसे मान लो कि अब हमारे यहाँ आधुनिकता आने से वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि वहाँ जो वेस्टर्न में चलते हैं वैसे कपड़े, वैसी भाषा, वैसी बोली, वैसे व्यवहार को कॉपी किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये हमारे जो है संस्कृति और हमारे चरित्र में भी परिवर्तन कर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को। चलो, हाँ, जो अब हमारी संस्कृति है इसमें अगर और चीजें हम देखें तो क्या क्या हमको देखने को मिलेंगी। इसमें हमारा पालन पोषण, विचार, हमारा दृष्टिकोण, नजरिया या परसेप्शन कैसा है, इतिहास, धर्म परंपरा, रीति रिवाज, बस सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं आदि शामिल होती हैं। ये सब संस्कृति का हिस्सा है। ये सब चीजें जो है अगर प्रभावित होती हैं तो वो है इन सब से प्रभावित होती है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखें, दूसरा कारक था पर्यावरण। पर्यावरण कैसे प्रभावित करता है देखते हैं। देखो, पर्यावरण किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में जो पर्यावरण पाया जाता है वह नागरिकों के व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण आदि को निर्धारित करता है। मतलब जैसा आपका पर्यावरण होगा, हम कहते हैं ना कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका जो है चरित्र होगा, वैसा ही व्यवहार होगा। ठीक है, तो वो आपके हर चीज को, व्यवहार को, विचार को, दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि कोई गर्म क्षेत्रों में रहता है तो उसको जो है गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, पैनिक वो बहुत तेज करने लगता है। तो ये पर्यावरण का उदाहरण। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग, सामान्यकरण अवधारणा है कि वो जो है धैर्य रखते हैं, आराम से चीजें करते हैं, चीजों को समझते हैं, सुनते हैं और पैनिक नहीं करते हैं। आई वह समझ। तो एक वो भी चीज है, पर्यावरण प्रभाव डालता है। ठीक, जैसे हम देखें ठंडे और गर्म प्रदेशों के लोगों के व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, उसका कारण है वहां का पर्यावरण। ठीक, चलो, हर चीज में अंतर आता है, पहनावे में, बोलचाल में, भाषा में, खान पान में, हर चीज का अंतर आता है। ठीक, चलो। फिर आनुवांशिकता, वही हेरिडिटी, मतलब आपने जो है अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी विकास से क्या सीखा है। व्यक्तिगत गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होना। ठीक, जो गुण आपके पिताजी, दादाजी और पूर्वजों से जो मिले हैं वो आपके व्यवहार में आते हैं, तो इसलिए आनुवांशिकता जिम्मेदार है। शारीरिक लक्षण व्यक्तित्व या चरित्र निर्माण में प्रभाव डालते हैं। ठीक, शारीरिक लक्षण कैसे व्यक्तित्व और आपके चरित्र निर्माण में, जैसे मान लो, सामान्यकरण अवधारणा की बात कर रहा हूं, मतलब बहुत कॉमन चीजें। कोई बहुत दुबला पतला, कम हाइट का अगर व्यक्ति रहेगा तो वो सामान्यतः अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, डरा हुआ महसूस करेगा, चीजों में स्पष्टता नहीं रहेगी। वहीं अगर लंबाई, चौड़ाई, हेल्थ, हाइट बहुत अच्छी है तो वो व्यक्ति जो है बहुत कॉन्फिडेंस दिखेगा, सकारात्मक रहेगा और सुलझा हुआ आदमी रहेगा। ये एक सामान्य, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन एक सामान्य अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक संरचना आपकी इस बात को प्रभावित करती है, इस बात को समझिए। ठीक, फिर आता है अनुभव। तो अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आपका कोरोना का अनुभव है, तो देखो आप आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन कर दिया है।
मतलब ये है कि हमारे व्यवहार में, अगर उस दौर में बात करें, कोविड का दौर तो अपन सब नहीं देखा है, कि मतलब पॉजिटिविटी ही नेगेटिविटी लगने लगी थी ना, कि भाई कोई पॉजिटिव आ गया तो मतलब कितनी बड़ी नेगेटिव बात है ये, है ना। तो हम लोगों से दूरियां बनाने लगे थे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें रही, वो कहीं ना कहीं हमारा अनुभव जो है वो हमारी व्यवहार में, चरित्र में आ जाता है। जैसे परिवार व समाज के साथ संबंधों में सीखा गया व्यवहार अनुभव आता है। जैसे हमारे अनुभव, जैसे मान लो कि हमने कोई गलत बात कर दी और आपके परिवार में आपको टोक दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा मत बोला करो, ये गलत है, तो ये आपके अनुभव में आ गया। अब वैसी बात आप बाहर जाकर या किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करेंगे, मतलब ये आपके अनुभव में आ गया। क्लियर है, ये समझ गए। परिस्थितिवश उत्पन्न अनुभव, तो जैसे कोई परिस्थितिवश अनुभव, जैसे महामारी, तो अगर जैसे मान लो कि इतनी बड़ी लेवल पे अगर कोई महामारी भगवान ना करे आ जाए, तो हमको अब पता है कि अब क्या क्या करना है, समझ गए। मतलब कोरोना जैसी कोई महामारी नहीं आई थी, इसलिए हमको उसका अनुभव नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, क्या बचाव है। बहुत सारे जो है ऊटपटांग काम भी उस समय में हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने भी बहुत पता नहीं किस टाइप के काम किए हैं, समझ रहे हो। तो मतलब उसका अनुभव नहीं था हमें। लेकिन अब हम जो है छोटी मोटी बीमारियों के लिए, महामारियों के लिए भी तैयार रहते हैं कि भाई आ गई तो हमको कैसे प्रबंधन करना है। तो ये अनुभव जो है हमारे चरित्र में आ जाता है, हमको प्रभावित करता है। ठीक, चलो अब राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसको देख लेते हैं हम। कौन कौन से कारक हैं? हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत हद तक नेशनल कैरेक्टर को जो है दिखाता है। मतलब शिक्षा प्रणाली, हम क्या सीख रहे हैं वो जरूरी है ना। आपकी नई पीढ़ी तैयार हो रही है तो उसको कैसे शिक्षा दे रहे हो, ठीक है। तो शिक्षा में अगर वो जो देश के मूल्य हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो उसको सीखना चाहिए, वो नहीं सीखेंगे, उसके व्यक्तिगत विकास के लिए जो जरूरी है वो अगर नहीं सीखेगा बच्चा, तो फिर उस देश का राष्ट्रीय चरित्र क्या बनेगा, आप सोचिए। ठीक है, शिक्षा लोगों में क्या लाती है? नैतिकता लाती है, इथिकल रहता है व्यक्ति, अच्छे काम करता है, लोगों की भलाई करता है, ये सब चीजें। देशभक्ति सिखाती है। सही बात यह है कि आपका देश आपको जब बहुत कुछ देता है तो आपको देशभक्ति जगानी नहीं पड़ती, वो आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत गरीब व्यक्ति है, बेरोजगार व्यक्ति है, या जो ऐसा बहुत मुख्य धारा से कटा हुआ व्यक्ति है, उसमें बहुत ऐसी भावनाएं नहीं आती हैं। उसका कारण है कि उसको समाज ने कुछ दिया नहीं है, मतलब वो समाज ने उसके साथ शोषण किया है, तो वो उसमें वो भावनाएं नहीं आती कि हम इनसे जुड़ाव महसूस करें। ठीक है, उसका कारण है। अगर जो एक सामान्य व्यक्ति है वो इन सब चीजों के साथ जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि वो सब चीजें उसको प्राप्त है, समझ रहे हो। हाँ, कर्तव्य की भावना आती है, ये सब भावनाएं जो है विकसित होती हैं शिक्षा प्रणाली से। नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्य की भावना, अधिकार, सारी चीजें जो एक सामान्य समझ विकसित होती है वो शिक्षा प्रणाली से होती है, और ये चीजें जो है हमारे राष्ट्र के चरित्र को बनाती हैं। ठीक, चलो नेतृत्व एवं शासन प्रणाली। तो नेतृत्व और शासन प्रणाली जो है, इसकी अगर हम बात करें तो अगर किसी देश का नेतृत्व और वहां की शासन प्रणाली अच्छी है तो वहां के राष्ट्र के चरित्र बहुत अच्छे होंगे। जैसे मान लो नेतृत्व, अगर हम बात करें किसी देश का भी उदाहरण ले लो, अगर वहां डिक्टेटरशिप है तो नागरिक लोकतांत्रिक नहीं हो पाते हैं। कारण ये है कि आपका जो रोल मॉडल है, आप जिसको देख रहे हैं, जो आपका आदर्श है, वो तो वैसा ही है ना, तो आप उसको जो है किस तरह से समझ पाएंगे, उस तरह से आप उन्हें रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत में डेमोक्रेसी या जिन देशों में डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी लोगों के बीच में उतर के आती है, लोगों के निर्णयों में भी आती है। जैसे मान लो कि अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक है तो हमारे परिवार में भी डेमोक्रेसी आती है, कि हम अगर परिवार के लिए कोई निर्णय लेना है तो हम उस निर्णय को जो है बहुत ज्यादा वैसा करते हैं कि हम उस निर्णय को सभी लोगों से सोच समझ के विचार करके जो है उस पर पहुंचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फायदा है ना उस चीज का, तो इस बात को समझें। ठीक, तो शासन प्रणाली मतलब वही लोकतांत्रिक है, तानाशाही कैसी है, और नेतृत्व कैसा है आपका, ये सब चीजें मैटर करती हैं। कुशल एवं ईमानदार नेतृत्व। ठीक, अगर देश का मुखिया
जो सरकार को चलाता है अगर वो कुशल है, ईमानदार है, तो जो है जनता भी उससे इंस्पायर होकर वैसे ही काम करने का सोचेगी। राष्ट्र की विचारधारा को दिशा प्रदान करती है ये सब चीजें। ठीक, चलो मीडिया एवं संचार। तो अब आप जानते हैं कि मीडिया और संचार बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा टूल है लोगों का परसेप्शन बनाने में, चरित्र व्यवहार निर्माण करने में। ठीक है, मतलब अगर आपका मीडिया आपको सकारात्मक चीजें दिखा रहा है तो हर व्यक्ति सकारात्मक रहेगा। जैसे आपका मीडिया हर दम आपको खतरे से अवगत करा रहा है कि इस चीज का खतरा, इस चीज का डर, तो आप में वो भावनाएं बैठ जाती हैं। समझ रहे हैं आप कि आपको इस समूह से, इस वर्ग विशेष से डरना है, इस वर्ग विशेष के खिलाफ तैयारी करके रख लो, ये भी तैयारी कर रहा है, ये खतरे में, वो खतरे। तो ये सारी चीजें आपके परसेप्शन को बहुत गलत बनाती है। अगर कोई घटना हो गई है उसको अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि कोई चीज दुर्घटनावश हो गई है या कोई विशेष कारण रहा है, तो उस चीज को अगर वैसे प्रेजेंट किया जाए तो जो है वो एक धारणा को स्पष्ट करती है। समझ गए? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब सूचनाएं, समाचार, साहित्य, वहां का किसी देश का साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कला लोगों की सोच को जो है प्रभावित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मास माइंड जो बनता है, लोगों का विचार बनता है, वो कहीं ना कहीं मीडिया, संचार, इन सब से ही बनता है, तो उसको हमको ध्यान रखना। आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास भी राष्ट्रीय चरित्र और लोगों के चरित्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अब कोई व्यक्ति अच्छा भी है, लेकिन अगर उसका आर्थिक विकास नहीं है, आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं है, तो आप सोचिए कि कितनी समस्या आएगी उसको, कि वो जो है कोई व्यक्ति अब उसके पास खाने को नहीं है, मजबूरन चोरी करना पड़ेगा, लूट करना पड़ेगा, डाका डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मतलब उसका जो है चरित्र भी बिगड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हालांकि हो सकता है कि जिसका आर्थिक विकास हो वो ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगे, मतलब कमाई के बाद और कमाई चाहता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आर्थिक विकास अगर एक मीडियम लेवल पे आता है, ईमानदारी से पैसा आता है, तो वो आपके जो है सोच को, नैतिकता को बढ़ाएगा ही। ठीक, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, ये नकारात्मक राष्ट्रीय चरित्र को बनाती हैं। मतलब हम देखते हैं कि इन सब चीजों से जो है कहीं ना कहीं हमारा चरित्र जो है डामाडोल हो जाता है, इन सब चीजों से प्रभावित हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, तो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ता है, इसके लिए उसको भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय चरित्र पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ता है। जैसे मान लो कि जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है ना कि युद्ध हो रहे हैं, अब भले ही रूस यूक्रेन लड़ रहे हो, इसराइल हमास लड़ रहे हो, तो कोई भी देश का नेतृत्व, शासन प्रणाली ये सोचता ही है कि कल को हमारे पड़ोसी देशों से हमारा युद्ध ना हो जाए, तो वो वैसी तैयारियां करने लगता है। जनता में, लोगों में एक भय का माहौल बनता है, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय चरित्र को भी दिखाता है। तो उस चीज को भी हमको समझना है। जैसे वैश्वीकरण, विदेशी संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन ज्यादा होता है, मतलब कि अगर लोग एक दूसरे देशों में आते जाते हैं, घूमते फिरते, तो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता बढ़ती है, लोग एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, तो सहिष्णुता बढ़ती है। मतलब एक दूसरे को जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, आप हमसे कुछ अलग विचार रखते हैं, हमसे कुछ अलग प्रक्रियाएं करते हैं, तो हम आपको भी एक्सेप्ट करते हैं, ये भी मान्यता रहती है। विदेशी संस्कृति, तो एक दूसरे की संस्कृति से जो है प्रभावित होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो राष्ट्रीय संबंध आपके दूसरे देशों से कैसे हैं। अगर बहुत नकारात्मक संबंध है तो कहीं ना कहीं वो आपके राष्ट्रीय चरित्र की नकारात्मकता को दिखाता है। ठीक, राष्ट्रीय चरित्र को ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। पर्यावरण और भूगोल भी संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र को निर्माण करने में बहुत भूमिका निभाते हैं। जैसे जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक संसाधन, ये सभी राष्ट्रीय चरित्र को आकार देने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने को। ठीक, तो ये जो हमने कारक पढ़े, ये कारक हर व्यक्ति को और हर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करते हैं। इन्हीं से चरित्र बनता है। ठीक, इन्हीं सब चीजों से तो चरित्र बनेगा जो हम आसपास हमारे जीवन में देखेंगे, वहीं से, हमारे समाजीकरण से, हमारी संस्कृति से ये सब चीजें निर्मित होती हैं। ठीक, चलो अब राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन के क्या कारण हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिससे
जो है राष्ट्रीय चरित्र परिवर्तित होता है, बदलता रहता है। क्यों परिवर्तन होता है राष्ट्रीय चरित्र में? अब इस चीज को आप सोचेंगे ना कि क्यों परिवर्तन होता है, तो आप किसी एक व्यक्ति का उदाहरण ले सकते हैं कि फलाने व्यक्ति का चरित्र क्यों परिवर्तित हुआ, वो ऐसा क्यों हो गया। तो अगर हम इसमें मोटे रूप में देखें तो इसको समझते हैं। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण। अब बहुत सारा हमारा इस समय सोशल स्ट्रक्चर बदल रहा है, समाज चेंज हो रहा है। अब भारत जो है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, जबकि हमारा इतिहास संयुक्त परिवार का रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, उसका कारण वैश्वीकरण और आधुनिकता है। हमारे पहनावे में चेंज आ रहा है, हमारी बोली भाषा व्यवहार में चेंज आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम जो है आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्निज्म से निकलकर अब तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आ चुके हैं, और जो है वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्रीय चरित्र को जो है प्रभावित कर रहा है। तो उसको भी हमको समझना है। तो ये कारण है जिसके कारण किसी भी देश के व्यक्ति का और राष्ट्र का चरित्र जो है परिवर्तित होता है। शिक्षा और जागरूकता। अब देखो, जैसे कोई देश के नागरिक जो है बहुत ज्यादा संख्या में निरक्षर रहते हैं, तो वहां का चरित्र जो है नकारात्मक जाता है। जैसे अगर हम आजादी के समय की भारत की बात करें तो कितनी गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा का माहौल था, लेकिन क्योंकि हमारी मजबूत संस्कृति थी तो हमने कहीं ना कहीं उन चीजों को बचाए रखा। लेकिन फिर भी अगर हम तब से अब की बात करें तो शिक्षा में, जागरूकता में, विकास में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिसके कारण हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है, राष्ट्रीय चरित्र है, वो कहीं ना कहीं बहुत उभर के आया है। इस चीज को भी हमको समझना है। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन। अगर आपकी राजनीति में कोई परिवर्तन होता है, जैसे मान लो कि कोई देश तानाशाह से लोकतांत्रिक हो जाता है, तो वहां के लोगों में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव पड़ेगा। ठीक जैसे कोई राष्ट्र अगर मान लो कि लोकतांत्रिक से तानाशाह हो जाए, या पूंजीवाद से साम्यवादी हो जाए, साम्यवाद से पूंजीवादी हो जाए, तो इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ेगा लोगों के चरित्र पर। वो इससे अपने जीवन में अलग अलग धारणाओं का निर्माण कर लेंगे। आर्थिक परिवर्तन, जैसे एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी 1991 के आने से पूर्व भारत की मानसिकता थी कि भैया हम जितना भी प्रोडक्शन करें अपने देश में करें, और अपने देश का प्रोडक्शन बाहर ना जाने दें, और बाहर का प्रोडक्शन देश में ना आने दें। मतलब बंद अर्थव्यवस्था जैसी व्यवस्था हमने बना रखी थी। तो अब ये कॉमन नेशनल कैरेक्टर बन चुका था, राष्ट्र के व्यवहार में ये चीजें आ चुकी थी। तो अब हमने इस व्यवहार को परिवर्तित करते हुए जो है 1991 की पॉलिसी लाए, और हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करके जो है ग्लोबलाइज्ड दुनिया बनाए। ठीक, तो ये सब चीजें भी रही। तकनीकी विकास। तो तकनीकी विकास अगर होता है तो समाज में परिवर्तन आता है। जैसे आज रोबोट के प्रति, तो रोबोट के प्रति अभी कम एक्सेप्टेंस होने के कारण जो है उसकी नकारात्मकता है कि अरे रोबोट आ गए तो सब खत्म हो जाएगा, नौकरी और ये वो। ऐसा डर जो है कंप्यूटर के टाइम पे भी दिखाया गया था कि अब तो कंप्यूटर आ रहा है, आदमी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब काम कंप्यूटर से कर लेगा। ये बहुत सारी चीजें जो है चलाई गई थी। मतलब डर तो रहता ही है समाज में हर चीज का, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कि रोबोट, एआई के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी, जैसे नौकरी का संकट है वो भी होगा, ये सब हम मान रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जो नई चीजें आती हैं वो एक थ्रेट्स लेकर आती हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी तो लाती है ना, उस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये सबसे तकनीकी विकास से भी राष्ट्रीय चरित्र जो है प्रभावित होता है, बदलता है। डिजिटल रेवोल्यूशन अगर हो जाए, जैसे क्रांति, तो हम जो है आज केवल हम पहले फिजिकल अटैक को ही मानते थे कि अरे किसी ने हम पे आक्रमण कर दिए। अब पता चले, किसी को पता भी ना चले और देश पे अटैक भी हो जाए, साइबर अटैक। मतलब समझ रहे हो कि हमारी कोई गुप्त सूचनाएं लीक हो जाए, या हमारे पता चले केंद्रीय बैंक से पैसा निकल जाए, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो ये जो है हमारे परसेप्शन को जो है बदल सकता है, हमारे चरित्र को बदल सकता है। इसके कारण जो है, जैसे डिजिटल क्रांति के कारण आप फोन रखना, फोन चलाना एक सामान्य बात है। मतलब घर में जो है, घर में समाज में लोग एक दूसरे से बात करने से ज्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं। पता चला 4 दोस्त एक साथ बैठे, उसके बाद भी चारों अलग अलग हैं, मतलब सब लोग अपना अपना फोन चला रहे हैं। तो ये भी जो है हम
एक देख रहे हैं कि परिवर्तन इससे होता है नेशनल कैरेक्टर में। सामाजिक आंदोलन में विचारधाराओं का प्रभाव। सामाजिक आंदोलन जैसे मान लो कि हमारे देश में गरीब, पिछड़े, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी, उनको बहुत दबा कुचला या समाज से अलग माना जाता था। लेकिन सामाजिक आंदोलन हुए, लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने आवाज़ उठाई, समानता की बात की, तो आज जो है सबको जो है समानता का हम दर्जा देखते हैं, स्वतंत्रता, हमारे संविधान में ये सब चीज़ें शामिल की गई कि भाई सब समान होंगे, सबको समान स्वतंत्रता मिलेगी। इन सब चीज़ों पे जो है हमारी एक्सेप्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है, इस बात को ध्यान रखना है। युद्ध, आपदाएं और संकट, ये सब भी बदल देते हैं राष्ट्रीय चरित्र को। जैसे मान लो कि किसी देश का राष्ट्रीय चरित्र बहुत निडरता वाला है, मतलब वो डरते नहीं हो, कॉन्फिडेंस से काम लेते हो, लेकिन अगर युद्ध हो जाए, कोई भारी भरकम अटैक हो जाए, जैसे जापान है, तो जापान में ये माना जाता था कि लोग निडर रहते हैं, आत्मविश्वासी बहुत रहते हैं, लेकिन जब से अमेरिका ने के द्वारा उसमें परमाणु बम गिराया गया, तो उस दौर में काफी लंबे समय तक, 2-3 पीढ़ियों तक, और उस क्षेत्र में आज भी एक बहुत डर बना हुआ है। अब तो जो है वहां भी मतलब उसके बाद से उस क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, वो डिसेबल टाइप के होते हैं, उनमें अलग समस्याएं, बीमारियां रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर या व्यक्ति के कैरेक्टर को जो है परिवर्तित कर देते हैं। आपदाएं, आपदाएं आती रहती है, जैसे जापान की है, हम उदाहरण ले ले। जापान में भूकंप आना, सुनामी आना बहुत कॉमन है, तो लोग डरते नहीं हैं उनसे, यूजुअल हो चुके हैं। थोड़ा बहुत भूकंप तो वो ऐसे ही सहन कर लेते हैं, ठीक है। संकट आना, तो इन सब चीजों से व्यक्ति जो है मजबूत हो जाता है, इन सब चीजों से भी राष्ट्रीय चरित्र जो है परिवर्तित हो जाता है, ये चीजें समझना है। राष्ट्रीय चरित्र की क्या क्या विशेषताएं होती है, अगर हम मोटे तौर पर देखा जाए तो क्या समझेंगे उससे हम, देखो। हाँ, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी, तो ये सभी राष्ट्र की एक कॉमन विशेषता है कि राष्ट्रीय एकता सब लोग चाहते हैं, हर देश के नागरिक, कुछ अगर असामाजिक अपवादों को छोड़ दिया जाए, सब लोग सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता चाहते हैं। सभी विभेदों को समाप्त कर एकता और बंधुत्व की भावना रहती है सब लोगों में। देशभक्ति की भावना, तो देश की विशेषता है, देश के चरित्र की विशेषता है कि उनमें देशभक्ति की भावना रहेगी, निष्ठा रहेगी, त्याग रहेगा, और देश के प्रति जो है प्रेम रहेगा, ठीक। नैतिकता और ईमानदारी पाई जाती है। अगर हम एक पॉजिटिव नेशनल कैरेक्टर, पॉजिटिव जो है इंडिविजुअल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, तो वो कैसा होगा, नैतिक होगा, ईमानदार होगा, ठीक। सामाजिक समानता वहां पाई जाएगी, ये एक उदाहरण है। अगर कोई अच्छा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना चाहता है, तो उसकी विशेषता बनाना चाहता है, तो वहां सामाजिक समानता पाई जानी चाहिए, बहुत ज्यादा विषमता, असमानताएं नहीं होनी चाहिए। सहिष्णुता और भाईचारा, मतलब भाईचारा यानी कि सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हो। सहिष्णुता यानी कि किसी के विपरीत विचारों को भी अगर जो है हमें समझना हो, तो हम इससे समझ सकते हैं, ठीक। चलो, श्रमशीलता और स्वावलंबन, मतलब वहां के लोग जो है श्रमशील यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं, काम करते हैं। स्वावलंबन मतलब अपना काम स्वयं करते हो, ऐसी जो है विशेषता राष्ट्रीय चरित्र में पाई जाती है। न्यायप्रियता रहेगी, कानून का पालन करने वाले लोग रहेंगे, अगर पॉजिटिव नेशनल कैरेक्टर की हम बात करें तब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रहता है लोगों का, एक सोच रहती है कि यार हर अंधविश्वास को नहीं मानना है, किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमको जो है अपने तर्क से, अपने जो है विश्लेषण क्षमता से काम लेना है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव रहता है, तो ये हर देश के नागरिकों में पाया जाता है। जैसे भारत है, हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते हमको हमारे इतिहास की हम मानते हैं कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कृष्णदेवराय, ललितादित्य मुक्तापीड, राजा भोज, ठीक है, कामरूप, असम जैसा वंश, ऐसे मतलब सभी देश के, हर देश की एक विशेषता की बात करें तो रहता है। हमें बहुत गौरव है कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण हमारे देश में हुए, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को लेके हमें बहुत गौरव होता है, ये होना भी चाहिए हर देश के नागरिक को। संस्कृति, उसकी संस्कृति पे नाज होना चाहिए हमको। हम जैसे कुंभ जैसा आयोजन करते हैं, तो हमको जो है
उसके केवल नकारात्मक पॉइंट को ना देखते हुए उसके सकारात्मकता को भी देखना चाहिए, लेकिन नकारात्मकता को भी इसलिए देखना चाहिए कि हम जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकें। ठीक है, तो हमको अपनी संस्कृति पे नाज होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। सामाजिक समरसता मतलब समाज में जो है एक सदाचार, प्रेम भाव, निष्ठा, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहे, किसी भी प्रकार की विषमता ना रहे, ये सारी विशेषताएं एक जो है नागरिक में होना चाहिए, एक राष्ट्रीय चरित्र में ये सब विशेषताएं होना चाहिए, या अगर पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो वहां होती है ये चीजें। क्या महत्व है, हमको राष्ट्रीय चरित्र का क्यों अध्ययन करना पड़ रहा है, क्यों करें अध्ययन हम, तो उसका क्या महत्व है, तो उसका महत्व है कि जो नेशनल कैरेक्टर है, राष्ट्रीय चरित्र है, वो किसी भी राष्ट्र की पहचान है, आइडेंटिटी है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए अच्छा राष्ट्रीय चरित्र होना बहुत जरूरी है। सामाजिक सद्भाव और उसका विकास करना, सामाजिक सद्भाव मतलब लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रहे, प्रेम भाव रहे और इसका विकास हो, इसका महत्व हमको राष्ट्रीय चरित्र से ही पता लगेगा। राजनीतिक स्थायित्व, अब देखो अगर किसी देश के नागरिकों का चरित्र जो है पलायनवादी है, वो एक चीज पे टिकते नहीं है, परिवर्तित होते हैं और जो है स्थिरता नहीं रहती, तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है, वहां बदलती रहती है चीजें, ये भी एक कारण है। आर्थिक विकास, तो अच्छा राष्ट्रीय चरित्र रहता है, उद्यमी रहे, इनोवेटिव रहे, हार्ड वर्किंग अगर वहां के नेशनल कैरेक्टर रहे तो वहां आर्थिक विकास भी होता है, इसलिए हमको अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का प्रसार, तो नैतिक मूल्यों का जो है प्रसार होता है, नैतिक मूल्य जो है बढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर हम राष्ट्रीय चरित्र, अच्छा राष्ट्रीय चरित्र रहे, पॉजिटिव रहेगा, तो इथिकल वैल्यूज जो है उसकी मान्यता समाज में, राष्ट्र में ज्यादा रहेगी। सामाजिक सुधारों में सहायक, तो जो राष्ट्रीय चरित्र रहता है अगर वो सबका अच्छा बन जाए, प्रेम भाव सद्भाव के साथ रहे, तो जो है राष्ट्रीय चरित्र बहुत अच्छा बन जाएगा और हम सामाजिक सुधार, जो रूढ़ियां, असमानताएं, विषमता अगर पाई जाती है तो उन सबको ओवर रूल करते हुए एक जो है कॉमन गुड स्थापित कर पाएंगे। राष्ट्र की वैश्विक छवि, देखो अब भारत की छवि दुनिया में अच्छी होने का कारण क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संस्कृति बहुत अच्छी है, तो अगर आपका जो है राष्ट्रीय चरित्र अच्छा है तो आपकी वैश्विक छवि जो है बहुत अच्छी जाएगी वहां। सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, अगर हमारा जो है राष्ट्रीय चरित्र अच्छा है तो हम हमारी देश की जो धरोहर है, जो सबकी है, जो हमारे देश की है, वो उसके लिए गौरव का भाव रहेगा और उसका हम संरक्षण करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और युवा पीढ़ी को प्रेरणा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका राष्ट्रीय चरित्र अच्छा है तो आपकी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो भी आपके इस राष्ट्रीय चरित्र को समझेगी और उसका विकास आगे करेगी और आगे उसको बनाए रखेगी, इस बात को समझना है। ठीक, चलो ठीक है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा का संचालन, ये नया टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है, तो इसको जो है हम कल समझेंगे। ठीक, चलो। हाँ देवेंद्र, तो तुम्हारा हो गया है प्री की कोई समस्या है, बताओ, आ रहा है समझ में? देवेंद्र कुछ पूछ रहे हैं हम। हाँ सर, आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स का क्या हुआ? हो गया सर प्री, बहुत बढ़िया देवेंद्र, बहुत सही, बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। तो बेटा इसके लिए तैयार रहें कि अब हमें किस तरह का माइंडसेट चाहिए, हमें फुल पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, खुद पे भरोसा चाहिए कि हम कर सकते हैं, ठीक, हमें सकारात्मकता चाहिए, ठीक, हमें जो है अब आगे की सोचना है कि हमें किस तरह से चीजें करनी। अब सिलेबस को देख के या बाकी कॉम्पिटिटर्स को देख के घबराना नहीं है, हमको ये सोचना है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, मेंस में और क्या सुधार कर सकते हैं। तो टीचर से जो भी आपको गाइडेंस लगे, जो भी ज़रूरत लगे आप पूछ सकते हैं। अपनी कॉपीज़
जो है भेज सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और जो भी मदद की ज़रूरत हो आपको इंस्टेंट मिल जाएगी। जो भी कहीं किसी टॉपिक में अलग से क्लास से इतर भी अगर आपको किसी विशेष चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम कर सकते हैं। और ये सभी जिनके प्री निकले हैं अभी उनके लिए है, और 26 वाले बच्चों के लिए तो ये विशेष रूप से ऑफर हो जाएगा कि उनको इन सब चीज़ों का अनुभव मिल जाएगा बिना मेंस दिए हुए ही, ताकि वो अगले मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सकें। आई बात समझ में? तो ये चीज़ समझ रहे हो, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। और अब क्या होता है, कई कई बार अभी तो ठीक लगता है, कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेपर पास आने लगता है तो एक डर बनने लगता है कि अरे अब नहीं होगा, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब चीज़ें कि अब तो अगली बार देखेंगे। ये एटीट्यूड शुरू से ही मत रखना। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि इसी बार करना है, चाहे जैसी स्थिति हो वैसे करना है, और हार नहीं मानना है बिल्कुल भी। आई बात समझ में? तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। हम करेंगे और हम लड़ेंगे, जीतेंगे, ठीक, हम इसको कर दिखाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बने हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी अलग मिट्टी से नहीं बने हैं, उन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं किया, बस उन्होंने स्मार्ट तरीके से काम किया है, अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर भरोसा रखा है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो भी अपन अधिकतम कर सकते हैं उसको अधिकतम करना है, और अपने सुधारों को जो है उस सीमा तक ले जाना है कि अपना सिलेक्शन कोई रोक ना पाए। ठीक, चलो इसी के साथ गुड नाइट, और अब इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक।